लेकिन आइए करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं, विकास सेठी और राजेश पालविया। स्वागत है आप दोनों का। राजेश जी, शुरुआत कीजिए आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पीक में आईटी मिड कैप स्पेस से एनआईटी लिमिटेड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें डेली, वीकली और मंथली सेटअप के हिसाब से, स्टॉक एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का पिछले दिनों में एक बाइंग इंटरेस्ट और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है एनआईटी लिमिटेड को करंट लेवल पे 138 133 ये रेंज में बाय करके चलना चाहिए। 125 इसका स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो 170 180 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने की सलाह रहेगी एनआईटी लिमिटेड पे। ओके, एनआईटी लिमिटेड ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक। यहां पर करें आप खरीदारी, इसको रखें आप टारगेट ऊपर की तरफ 170 रुपए के आसपास का टारगेट। क्या बात है, बड़ा टारगेट 170 180 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ये है राय इस वक्त राजेश जी की तरफ। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो लॉन्ग टर्म के लिए आज मैं स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूं, एक जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। ये सैनिटरी वेयर या टाइल्स बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनी है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स है और एक पूरे भारत में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फिर हाल ही में जो गैस प्राइसेस में कटौती हुई है उसका भी फायदा इन सेरेमिक टाइल्स बनाने वाली कंपनियों में देखा जाना है। फिर जिस तरह से सरकार का एक फोकस है रियल एस्टेट के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी सेरा सैनिटरी जैसे कंपनियां जैसा स्टॉक होगा। और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। एक लो डेट कंपनी है, रिटर्न रेशियो बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 33% का। और सबसे अच्छी बात है कि एफआईआईज ने लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो दिसंबर 2019 में जहां एफआईआईज की हिस्सेदारी 7.85% थी, वो आज जून के क्वार्टर में बढ़ के अराउंड 15.5% हो गई है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस स्टॉक में ये 2400 के आसपास के लेवल्स में खरीदारी करने की सलाह है। आने वाले 9 से 12 महीने में मुझे लगता है 3000 रुपए तक के लेवल्स इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। 3000 के लेवल्स के लिए खरीदारी करिए सेरा सैनिटरी। और हमने देखा था सेरा, कजारिया, इन सभी स्टॉक्स में पिछले हफ्ते बढ़िया एक्शन भी आपने देखा है। कुछ और पिक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। 10 की कमाई, जय ठक्कर, बताइए 10 की कमाई के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं आप? श्योर, 2 रिकमेंडेशंस देना चाहूंगा। मार्केट में अच्छी एक मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है दीप, और मैं कहूँगा जो हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान हमें देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छे करेंगे। तो इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा ये खरीद कर चल सकते हैं। इसमें लगभग 42.20 42.35 के रेट चल रहे दीपांशु स्पॉट में, और फ्यूचर्स में करीब करीब ये ट्रेड कर रहा है 42.50 के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्लियरली बाय कर सकते हैं, या तो स्पॉट या तो फ्यूचर्स में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें एक 50 डेमा का रिटेस्ट होते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट जब से फॉल देखने मिल रहा है, फॉल में ये 50 डेमा को रिटेस्ट करता है, फिर गिरता है, फिर वापस रिटेस्ट करता है, गिरता है। तो ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे 46 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, 45.5 46 ये 2 लेवल्स हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने मिल सकते हैं फ्यूचर्स में। और नीचे में जो स्टॉप लॉस इस यहाँ पे मेंटेन करना है वो छोटा सा रहेगा। एक स्टॉप लॉस 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे दीपांशु, और 45.5 46 ये 2 टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स या तो कैश को बाय करके चल सकते हैं। क्लियरली पॉजिटिव मूव देखने मिल रहा है वहां पे। ये पहला बाय रिकमेंडेशन है दीपांशु। दूसरा जो बाय रिकमेंडेशन है मेरा वो है फिनोलेक्स केबल्स के ऊपर, फिन केबल्स। लाइन चार्ट अगर आप देखें तो क्लियरली ये स्टॉक में एक अच्छा सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और लोअर एंड ऑफ द रेंज पर ट्रेड कर रहा है दीपांशु। ये जब भी कोई स्टॉक ऐसा लोअर एंड पर रेंज पे ट्रेड करता है कंसोलिडेशन का, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बाय करने का बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो मैं कहूंगा 270 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए दीपांशु, और फिनोलेक्स केबल्स जो भी 283.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है उसको खरीद कर चलिए। पहला टारगेट इसमें बनेगा 297 का और दूसरा टारगेट बनेगा 305 का। 297 305 ये 2 टारगेट्स के लिए फिन केबल्स को भी खरीद कर चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिनोलेक्स पर जय? 270 का 270।
ओके, तो फिनोलेक्स केबल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हैं आपके लिए 2 खरीदारी की राय जय ठक्कर की तरफ से। आइए अब एक बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दिवांशु, पिक के बाद एक बार दोबारा आइएगा। मेरा एक अनिल जी से सवाल है और एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय है कोफोर्ज पर। बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और चुनने की वजह है 14.5%, 13.85% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। टेक्निकली पैटर्न बहुत बढ़िया है, कंटिन्यूसली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। यही कारण है इस पर खरीदारी की राय देने का। टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, सबसे तेजी से दौड़ लगाने वाला आईटी स्टॉक है दीपांशु, और इसमें ब्रेकआउट आता हुआ 2400 रुपए के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ये स्टॉक हमेशा आगे से लीड करता है, तो इन स्टॉक को बाय करके चलें। एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 2390 पर, 2390 रुपए पर आप स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 2380 रुपए का 2380 का, और दूसरा टारगेट 2510 रुपए का 2510 का होगा। तो 2510 के इवेंचुअल टारगेट के लिए हमारी खरीदारी की राय कोफोर्ज पर है। खरीदारी करें, ये है राय 2380 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के। बंसल जी, आज बहुत सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, क्या हो गया? कुछ मैंने कोई गलती कर दी मस्ती की पाठशाला में पिछले हफ्ते? कुछ ऐसा कुछ? वैसे तो बग्गा सर थे हमारे साथ में, ऐसा कुछ मैंने गुस्ताखी की होती तो सर मुझे टोक देते वहीं पर। नहीं देखिए अनिल जी, सवाल तो अनिल जी सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, मजाक में ही पूछ रहा हूँ। जैसे देखिए किसी डॉक्टर को रात को उठाओ, आप बुखार हुआ है तो उसके मुंह से निकलेगा पैरासीटामोल ले लो। जैसे आपसे मैंने अचानक अभी निफ्टी पे पूछा, आपने 16 लाख का पूरा, आपको ओपन इंटरेस्ट का भी पूरा ज्ञान था। तो अनिल जी, अब बैंक निफ्टी के अंदर भी सुबह तो पहले 22,500 के लेवल टूटे, अब 22,700 का भी लेवल टूट रहा है, जो कि एक टेक्निकली भी एक हर्डल है। और टेक्निकली 22,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। तो अनिल जी, सिर्फ नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं अपनी, और काफी जिस तरीके से ट्विटर टेररिस्ट होते हैं उस तरीके से ऑप्शन टेररिस्ट भी हैं, जिन्होंने सीरीज की शुरुआत। मानी जी, ऐसा नहीं है कि जी बिजनेस पर किसी ने रिकमेंड करा है, बट जी बिजनेस के बाहर भी न्यूज़पेपर में भी काफी लोगों ने कॉले वाले बिकवाई हुई हैं। तो 22,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अनिल जी सस्टेन करता है तो उस पर अनिल जी मैं जानना चाह रहा हूं कि ऑप्शन डाटा के हिसाब से कितना बड़ा फायरवर्क्स देखने को मिल सकता है, देखने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें अनिल जी। बिल्कुल, 22,700 तो आप छोड़ दीजिए, 22,650 के ऊपर ही है मेरा लेवल। तो 22,650 675 का उसके ऊपर टिक गया है बंसल जी। खाली एक ही चीज है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम वाला मामला है उसमें सुनवाई होकर रुक जाती है या फैसला आ जाता है, उसी का इंतजार है। अदरवाइज 23,050 ये टारगेट दिख रहा है इमीडिएटली। 22,800 23,050 दो टारगेट ऊपर के हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, ब्रेकआउट है। फर्क इतना ही है कि अगर फैसला विपरीत आया तो नीचे गिर के वापस चलेगा, और फैसला फेवरेबल आया तो तुरंत चलेगा, और फैसला नहीं आया तो भी चलता रहेगा। तो दोनों ही तरफ है। तो बिल्कुल आपकी रीडिंग सही है, आपका सवाल भी सही है कि बिल्कुल बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसे आपको याद होगा पिछले बुधवार गुरुवार को किस तरह से हमने लगातार, मैं, नितिन जी, विश्वेश जी, तीनों एक साथ बैंक निफ्टी पर ऐसे टूट पड़े जैसे वापस कभी लेने का मौका मिलेगा ही नहीं। मेरे ख्याल से वो 21,400 के आसपास के लेवल थे। मैं विश्वेश जी के पास वापस से फिर उस पर आऊंगा, लेकिन तब से उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल वागले साहब के लिए वंडरफुल स्टॉक वागले साहब की तरफ से आता हूं। बताएं सर। अनिल जी, मुथूट में एक ब्रेकआउट आया है। मुथूट फाइनेंस 1190.50 का करंट भाव है, यहां से लेकर 1187 तक बाय करें। 1179 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 1 से 1.25% का, और 1220 तक के टारगेट में देख रहा हूं आज और कल में। ओके, मुथूट फाइनेंस, मेरे को लगता है थोड़ा विश्वास जी आप लेट हो गए, आपके मुथूट उठूट तो सब दूसरे लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और हाँ, बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे विश्वेश जी पिछले हफ्ते वाली। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में हमने बहुत अच्छे लेवल पे आइडेंटिफाई किया 21,500 के आसपास, और मेरा 22,800 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,850 ये एक स्तर है स्पॉट पे, और जहीं पे 23,000 के कॉल ऑप्शन में अभी भी 8,60,000 शेयर है। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम है, 23,000 एक होल्ड होना चाहिए इन अ वेरी शॉर्टर टर्म। और 23,000 मेरे हिसाब से मैं 22,850 को उतना तवज्जो नहीं दूंगा जितना मैं 23,000 को तवज्जो दूंगा फ्रॉम अ डेटा
पर्सपेक्टिव, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं रहेगा कि एनर्जी बैंक निफ्टी क्या करता है, इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वोलेटिलिटी क्या करता है। आज के दिन में जो एक सिंगल बेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो मेरे हिसाब से बगा साहब ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया वो है विक्स। आप देखिए वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुली ऊपर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है विद हायर वोलेटिलिटी, सो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे ओवरवेट होकर लिवरेज पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज मार्केट भी ऊपर जा रहा है, वोलेटिलिटी भी ऊपर जा रही है, तो ऑप्शन सेलर जो है वो दोनों साइड फंसेंगे एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑप्शन के भाव बढ़े हुए हैं, ऑप्शन बायर को भी दिक्कत आ रही है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मैं बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे अब खरीदारी की राय नहीं देने की जगह मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस रखा जाए, प्योरली बिकॉज विक्स एक जो बिहेवियर दिखा रहा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एबनॉर्मल है फ्रॉम आवर मार्केट। थोड़ा कॉशन इन स्तरों पर जरूर वारंटेड है, पर शानदार मूव आई है बैंक निफ्टी में। और आपको याद होगा थर्सडे से अनिल जी आपको कन्विक्शन कॉल्स दे रहे हैं, थर्सडे मॉर्निंग को दिया था, फिर आफ्टरनून में हीरो ए जीरो कॉल थे, दोनों ही सुपर हिट रहे। और आज सुबह भी जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड करी थी सुपर हिट रही है। एक बार देख लेते हैं आपको क्या बताया गया था। खरीदिए 22,000 के स्टॉक, 22,575, 22,50, 22,800, ये चार बड़े टारगेट निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। इस बीच बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर 22,700 का लेवल आपको दिखेगा बैंक निफ्टी पर। तो आज का तीसरा टारगेट 22,650 का भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। तो मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी आपके लिए 10 की कमाई का एक बिगुल हम सुमित जी के लिए भी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल स्टॉक्स जरा देख लेते हैं। और राजेश जी बताइए आपका आज का पोजिशनल स्टॉक। चलिए जी, तो अनिल जी पोजिशनल स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा रेमंड। रेमंड में अगर हम देखें तो स्टॉक ने काफी बड़ा कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर चुका है। स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीने में स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन कर चुका है और उसके बाद स्टॉक में एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन नियर टर्म चार्ट एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से रेमंड को बाय करके चलना चाहिए। 290 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 290 286 बाइंग रेंज रहेगी। 280 का इसमें स्टॉप लॉस रख ले और टारगेट जो हमें लगता है ये स्टॉक के जो ब्रेकआउट हुआ है उसके टारगेट लगते हैं 330 तक के। तो रेमंड बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे करंट लेवल। ओके, ये है आपके लिए रेमंड्स में खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से आती है। मजबूत स्टॉक यहां पर तेजी करके चले आप एसपीएल मिड कैप स्टॉक में पोजिशनल स्टॉक के तौर पर आप यहां पर तेजी करके चले। इस बीच जीरोधा में जो लॉगिन को लेकर दिक्कतें आ रही थी, हमारी टीम जीरोधा के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात भी की निखिल कामत से, और उनका ये कहना था कि नहीं उनकी साइट बराबर चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि कहीं कोई उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है, उनकी साइट परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, बाकी अदरवाइज मैनेजमेंट का ये कहना है कि उनकी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उनकी जीरोधा की साइट और वो उनकी जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर काइट दोनों परफेक्ट चल रहे हैं। अगर आप सहमत हैं बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेडिंग है। और अगर आपको लगता नहीं अभी भी दिक्कत है तो आप मुझे ट्वीट कर दीजिए, मैं फिर से उनसे बात करके आपके लिए पता लगूंगा। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि नहीं उनकी साइट एकदम परफेक्ट चल रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जीरोधा का मामला मैंने कहा आपको एक बार अपडेट कर दूं, जो मैनेजमेंट का वर्जन है आपके लिए वो आपके सामने आता हुआ। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में अब पोजिशनल स्टॉक लेंगे हम सेठी साहब से। सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा पोजिशनल पिक है आज, स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जिसका भी भाव चल रहा है 443 रुपए का। मेरा पोजिशनल टारगेट है 475 का और स्टॉप लॉस रहेगा 430 का। ये कंपनी एक आईटी सर्विसेज, आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहले तो मैं सेक्टर के बारे में बोलना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कई बार जिक्र किया है कि अगर सितंबर क्वार्टर के नतीजे को प्ले करना है तो आई थिंक वन शुड गो विद द आईटी सेक्टर। इसके 2-3 कारण थे। एक तो जो मार्जिन्स में काफी अच्छा सुधार दिखा जा सकता है, बिकॉज जो इनके खर्चे हैं वो काफी कम हुए हैं, बिकॉज ट्रेवल एक्सपेंसेस, वीजा एक्सपेंसेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। फिर आपके जो क्रॉस करेंसी टेलविंड्स का भी एक फायदा इनको होना है। तो ऑल इन ऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है। और अभी तो नया तड़का लग गया है, टीसीएस ने बाईबैक के लिए अनाउंसमेंट के कंसीडर करने के लिए 7 तारीख की मीटिंग में जनाया है। तो दैट इज
प्रीटी बिग पॉजिटिव फॉर द एंटायर आईटी सेक्टर, जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर सुर्खियों में है। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि क्लाउड, इसमें ब्लॉकचेन या आपके क्रिप्टो करेंसीज इस तरह के सेगमेंट को कैटर करती है। हालांकि स्टॉक बढ़ गया है, संदीप ने शायद निचले लेवल्स पे भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है और वहां से अच्छा रनअप भी आया है, बट मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी सस्ता है। 10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 45% का है, और अगर पिछले 3 साल में ग्रोथ देखेंगे तो पैट में 53% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। जो FY19 में 32 करोड़ का पैट था, वो FY20 में बढ़ के 121 करोड़ का हुआ है। आई लाइक द स्टॉक, और मुझे लगता है पोजिशनल तौर के रूप में इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 475 का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। 475 के टारगेट के लिए यहां पर सिग्निटी टेक्नोलॉजीज ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। तो 2 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स आपको पोजिशनल तौर पर रेमंड्स खरीदारी करने की राय दी है राजेश जी ने, और सिग्निटी तो जैन साहब ये तो आपका जेम्स वाला शेयर है ना, मुझे सही से याद है सिग्निटी, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जेम्स वाला स्टॉक है, और फनीश मूर्ति जी का नाम लिया था और आपने उस चीज को इतना जबरदस्त नोट किया और उसके बाद और चला, और उसके बाद तो इनफैक्ट 2 बार और भी जिक्र हो गया। इनफैक्ट ये आईटी स्टॉक्स जो जेम्स में दिए हैं, भले ही वो आप इन्फोबीन्स एक टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी आज भी 5% बायर सर्किट पे है, सिग्निटी है, फिर आपके सैक्सॉफ्ट है, फिर सास्केन टेक्नोलॉजीज मैंने एसपीएल मिड कैप में दिया था। सो बहुत जबरदस्त बूम मचा हुआ है, और मुझे लगता है आगे भी आने वाले दिनों में ये स्टॉक सारे चलेंगे। जैसे कि विकास जी कह रहे हैं कि देखिए ये सितंबर का क्वार्टर बहुत अच्छा एक रिजल्ट प्ले करने के लिए है। दूसरा, एक आज जिस तरीके से टीसीएस ने एक अच्छा माहौल बना दिया, और तीसरा जो कि मैंने इन्फोबीन्स के टाइम पे भी बोला कि इनके ट्रैवलिंग कॉस्ट, वीजा एक्सपेंसेस और बहुत अच्छी कॉस्ट एफिशिएंसीज इन्होंने लाई है। और इनफैक्ट कई बार जब ये लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और लॉकडाउन के दौरान अच्छे से और एफिशिएंसीज को बढ़ाए हैं, तो ये लोग ने कुछ एम्प्लॉइज को भी कर्टेल करके इन्होंने और भी कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़ाई है कुछ कंपनियों ने। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश इस स्टॉक में। बिल्कुल मेरा भी यही राय है, 475-500 तक लेवल से दिखाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप देखिए जिस तरीके के नंबर्स हैं। ओके, ये है आपके लिए सिग्निटी, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। जैन साहब ने पहले भी इसके बारे में आपसे बात करी हुई है। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय के जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल, एक छोटा सा अपडेट भी दूंगा दीपांशु आपको। आज पीक ऑफ द डे के हिसाब से एलेंबिक फार्मा हमने रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 3% ऊपर है ये स्टॉक, और 953 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जिसे प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अबाउ कॉस्ट। एलेंबिक फार्मा में एज एंटीसिपेटेड एक अच्छा मूव आया, और यहाँ से भी और भी तेजी लग रही है। अभी जो एक स्टॉक में रेकमेंड कर रहा हूँ है भारत फॉर्ज। दीपांशु, भारत फॉर्ज का 470 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, जो करीब अभी 18 साढ़े 18 के रेंज में मिल रहा है, 18.5 के रेंज में भारत फॉर्ज का ये 470 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है, ये लेकर चलना चाहिए। इसके पहले जो टारगेट्स दीपांशु बनकर आ रहे हैं वो है 24 रुपए 30 पैसे के, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 27 रुपए 10 पैसा। 24.30 27.10 ये 2 टारगेट्स के लिए भारत फौज का 470 का कॉल खरीदना है। इसमें स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन करना है 14 रुपए 50 पैसे के आसपास। ये स्टॉक में क्लियरली एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट अवनली चार्ट्स पर देखने मिल रहा है दीपांशु, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक लगभग 480-85 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड दिखा सकता है। सो बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे एंटीसिपेटेड है, लगभग 5% का एक अपसाइड में देख रहा हूँ ये स्टॉक में भारत फौज में। नीचे में मैं कहूंगा स्पॉट में एक छोटा सा एक सपोर्ट है, और मैं कहूंगा बहुत ही नजदीक है वो, करीब 457 के आसपास जो इसकी नेकलाइन रेजिस्टेंस नेकलाइन सपोर्ट है 457 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी दीपांशु भारत फौज बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, भारत फौज ये है स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। खबरें भी अच्छी हैं यहाँ पर कंपनी के लिए। सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी।
दीपांशु, ऑरो फार्मा मेरे को चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है। लास्ट 4 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई और धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। अभी स्पॉट लेवल के हिसाब से 827 828 का भाव चल रहा है। ऑरो फार्मा में 840 वाला कॉल 31-32 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ऑप्शंस के जरिए इसके अंदर ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। ऑरो फार्मा का 840 वाला कॉल 31-32 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऑरो फार्मा लास्ट 4 दिनों से धीरे धीरे करके एक स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक करने के पास आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि ऑरो फार्मा यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 850 रुपए से लेके 870 रुपए तक का अपसाइड मूव ऑरो फार्मा के अंदर हमको देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए ऑरो फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 840 वाला कॉल अभी सीएमबी पे खरीदारी करें। 24 रुपए का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 24 रुपीस का, और जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके हिसाब से ऊपर में 44 रुपए से लेके 50 रुपए तक के 840 के कॉल के अंदर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑरो फार्मा 840 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 24 रुपया, टारगेट ऊपर में 44 रुपए से लेके 50 रुपए तक के इसी हफ्ते में देखने को मिलनी चाहिए। ओके, तो फार्मा स्टॉक्स पर भी नजर रखिए और हम देख भी रहे हैं कि थोड़ी देर में मोमेंटम बढ़ रहा है। सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स पर एक्टिविटी आपको बढ़ते हुए दिख रही है, पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी आज हो रही है आईटी स्टॉक्स में, और उसमें हमने देखा है कि टीसीएस में एक बड़ा उछाल आया है। लाइफ हाइज के करीब आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। और अच्छी खबर यह है कि 7 तारीख को एक तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर रिजल्ट के साथ साथ बायबैक पर भी कंपनी विचार करने वाली है। एक बार जान लेते हैं क्या है खबरें यहाँ पर, क्या है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जहां तक टीसीएस और उसके बायबैक का सवाल है। वरुण दुबे ने रिसर्च कंपाइल करी है। वरुण बताइए, एक्साइटमेंट है बायबैक को लेकर, रिसर्च क्या बता रही है? डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो है ही डीप। इसके लिए आप देख रहे हैं कि लाइफ हाइस पे टीसीएस का स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 साल में देखें तो तीसरे बार कंपनी जो है वो बायबैक करने जा रही है। इसके पहले 2017 में किया था, 2018 में किया था, और ये तीसरी बार है जब ये बायबैक करने जा रहे हैं। और मैनेजमेंट ने अभी ओवर द वीकेंड ही बताया कि ये जो बोर्ड की बैठक है 7 तारीख को, जहां पे रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसी दौरान ये बायबैक पे भी विचार करने वाले हैं। और देखिए, हो ये रहा है कि वैसे भी बायबैक काफी आजकल चर्चा में है, काफी सारी कंपनीज बायबैक कर रही है। इसके अलावा ये भी याद रखिए, एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे कि शापोजी पोलिंजी ग्रुप जो कि टाटा सन्स में और काफी सारे टाटा स्टॉक्स में काफी हिस्सा रखता है, तो उसके चलते भी शायद हो सकता है कि एक बायबैक आ सके, और वही बायबैक अब आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये याद रखें कि टीसीएस में प्रमोटर्स का हिस्सा जो है वो ऑलरेडी 72% का है, तो 3% से ज्यादा का बायबैक तो आएगा नहीं। लेकिन पिछले 2 बार जो बायबैक आए हैं उसमें कंपनी ने 16,000 करोड़ के आसपास का बायबैक का साइज था। तो इस बार भी स्ट्रीट मान के चल रहा है कि शायद 16,000 करोड़ या फिर इससे ज्यादा का भी बायबैक जो है वो आपको देखने मिल सकता है। तो लगातार 4 साल में तीसरा बायबैक है, ज्यादा से ज्यादा 3% के आसपास आएगा। लेकिन हाँ, एक मोटी रकम जो है वो टाटा सन्स जो है वो इस बायबैक में झोंक सकता है। और काफी हद तक लोग मान के चल रहे हैं कि शापोजी पोलिंजी ग्रुप जो हिस्सा बेचने वाला है टाटा ग्रुप की कंपनीज में, उसके चलते भी शायद ये बायबैक ट्रिगर हुआ है। डेफिनेटली नजर रखिए, जहां तक टीसीएस का सवाल है, एक्शन है और उसकी वजह से पूरे आईटी स्टॉक्स में भी तेजी आ गई है। पर ये जो जीरोधा का इशू है उस पर कंपनी की तरफ से ट्विटर पर भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। अनिल जी, 10 बजे तक तो प्रॉब्लम हुई है जीरोधा में, ये तो कंपनी भी बोल रही है। अब शायद सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, बट जो सबसे हाई एक्टिविटी का टाइम होता है ट्रेड्स के लिए, नई पोजीशन या फिर पुरानी एग्जिट या बनाने के लिए, वहां पर थोड़ा जरूर प्रॉब्लम आई है इन्वेस्टर्स को जीरोधा में। किस तरह से देखना चाहिए सर? एक तो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के समय में थोड़े प्रॉब्लम हो गए और किन की पोजीशन है वहां पर भी अगर कुछ लॉस हुए, क्या कर सकते हैं लोग? एब्सोल्युटली, और दीप आप सही कह रहे हैं कि जब हाई एक्टिविटी का वक्त और बड़ी गैप से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ खुले तब ये और ज्यादा मुश्किल बात है ट्रेडर्स के लिए। इनफैक्ट ऑफ एंड ऑन ये ऑनलाइन साइट्स जितनी भी हैं, और उसमें न सिर्फ जीरोधा बल्कि बाकी भी कई सारी ऐसी ब्रोकरेजेस हैं जिनके ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उनको लेकर लगातार कई बार इश्यू आते दिखे हैं। और हर बार हमारे दर्शक हमें ट्वीट करते हैं कि सर ये मुद्दा उठाइए। अब प्रॉब्लम ये कि हर रोज किसी न किसी ब्रोकर की साइट में कुछ न कुछ इश्यू आते हैं। क्योंकि जीरोधा बड़ा ब्रोकर है और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो इसलिए उनकी कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा नजर आती है। हम मुद्दा उठाते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब दीप ये वक्त आ गया है कि इन प्रॉब्लम्स का है ना पूरी तरह से ढंग से समाधान किया जाए। अगर ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन ब्रोकर्स के साथ रेगुलर हो रही है, लगातार हो रही है, तो अब वक्त आ गया कि एक्सचेंजेस और सेबी मिलकर इस पर एक फैसला ले ले। और फैसला ये होना चाहिए कि इन केस अगर किसी भी ब्रोकर की साइट
किसी भी टेक्निकल रीजन से बंद है और उस समय अगर ट्रेडर अपना किसी तरह से कोई ट्रेड ना कर पाए और उसकी वजह से उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? क्योंकि देखिए आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, कोई टेक्निकल इश्यूज है, सर्वर डाउन हो गया, तो आपने ब्रोकरेज भी छोड़ दी हो, उसके बाद आप ट्रेड्स करेंगे उस पर ब्रोकरेज भी चार्ज करेंगे, किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन है नहीं। लेकिन ब्रोकर की गलती हो, साइट खराब हो या एक्सचेंज के टेक्निकल इश्यूज हो तो उसमें कहीं कोई भरपाई नहीं। और ये सारे के सारे देखिए बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं कि जो कोई सेक्शन 25 कंपनी लेकर बैठा है जो नो प्रॉफिट नो लॉस और चैरिटी के लिए होती है। सबको पैसा बनाना है। अब जब सबको पैसा बनाना है तो इन छोटे इन्वेस्टर्स की कौन सुनेगा? बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इनकी कोई सुनता नहीं है और कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें लगातार नुकसान होता है। तो अब मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया कि सेबी इस तरह की एक गाइडलाइन बनाए कि जिस किसी की भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर दिक्कतें होती है और उससे किसी ट्रेडर को, इन्वेस्टर को नुकसान होता है तो उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ये प्रोसेस तय करें, जवाबदारी तय करें। फिर चाहे वो ब्रोकर्स हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे कोई डिपॉजिटरी सर्विसेज हो। अगर समझो किसी डिपॉजिटरी ने टाइमली स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया, स्टॉक ऑक्शन हो गया, किसी एक्सचेंज में किसी तरह की कोई टेक्निकल इश्यू आ गए, ब्रोकर्स को टेक्निकल इश्यू आ गए, तो इसकी गाइडलाइंस होनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ईमानदारी की बात है कि रिटेल इन्वेस्टर की कोई सुनने वाला है ही नहीं। जिनको 150-200 शेयरों का ऑर्डर डालना है उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहने के लिए कह देंगे कि भाई ठीक है सुबह खराब थी, अब 1 घंटे से ठीक हो गई, 10 बजे से ठीक हो गए, लेकिन 9:15 से 10 तक का क्या? उस समय जो नुकसान हुआ, उस समय जो लोग ट्रेड नहीं कर पाए। फर्ज करें किसी की बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है, आप सोचिए बैंक निफ्टी अगर अब आपके सामने 400-500 पॉइंट ऊपर है, खुला 150-200 पॉइंट ऊपर था, कोई अगर शॉर्ट कवर करना चाहता तो वो तो कर नहीं पाए, या किसी को प्रॉफिट बुक करना हो, कोई भी ट्रेड हो सकता है। सी अगर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के कॉल पर, ट्रेड के कॉल पर गलत होने पर नुकसान करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है और वो सहन कर सकता है। लेकिन अगर किसी ब्रोकर के यहाँ टेक्निकल इश्यूज, और मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूं क्योंकि न सिर्फ ये जरोदा बल्कि ढेर सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिनमें टॉप ब्रोकरेजेस, सारे के सारे टॉप ब्रोकरेजेस जो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, लगभग सबके यहाँ जब तब ये इशू आते रहते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इसकी एक गाइडलाइन बननी चाहिए और इस गाइडलाइन के जरिए ब्रोकर्स की जवाबदारी तय होनी चाहिए। इस गाइडलाइंस के जरिए एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में उसका राइट क्या है, किस तरह से वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है। चाहे तो आप एक लिमिट रखें, किसी न किसी तरह की इतने नुकसान की भरपाई हो सकती है, जो भी रूल बनाए। और अगर नहीं है और तो ये भी एक बार सेबी फिर से साफ कर दे, भाई नहीं कुछ नहीं, भगवान भरोसे, अगर नुकसान हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो किसी तरह से कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो एक आम इन्वेस्टर या ट्रेडर की तो ताकत ही नहीं है कि वो किसी ब्रोकर के खिलाफ जाकर कंप्लेन करे। और सब आज सुबह के एग्जाम्पल लें, लाखों ट्रेडर हैं जीरोधा के, अगर लाख ट्रेडर जाकर सेबी के पास कंप्लेन फाइल करेंगे कि इनकी वजह से नुकसान हो गया, तो सेबी भी कहां एक एक कंप्लेन को देखेगी और हैंडल कर पाएगी। तो इससे बढ़िया ये एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, गाइडलाइन बननी चाहिए और उस गाइडलाइन के चलते सबकी जवाबदेही तय हो। मतलब कम से कम ब्रोकर्स ये तो सोचे कि अगर कोई ट्रेड नहीं हो पाया, उनकी साइट्स खराब थी, टेक्नोलॉजी से इश्यूज थे, ब्रोकर भी ब्रोकरेज तक नहीं छोड़ेंगे। जब ट्रेड होंगे तब भी ब्रोकरेज उस पर लगाएंगे, अपनी तरफ से कहीं कोई छोड़ना नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक छोटा इन्वेस्टर ट्रेडर है वही इसमें मरता है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज जो है मैं सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कहना चाहता हूं ये कि देखिए, आप बार बार हमें ट्वीट करते हैं, हर रोज ट्वीट करते हैं, आज इसके यहाँ प्रॉब्लम है, कल उसके यहाँ प्रॉब्लम है। हम जब बहुत ज्यादा आते हैं ट्वीट्स, आपके बहुत ज्यादा दिक्कतें आती तो हम उसको सामने भी रखते हैं, लेकिन हमारे लिए भी हर रोज यही चीज वापस करना पॉसिबल है नहीं। ऐसे में आपको एक चीज सोचनी और समझनी जरूरी है। आप खुद देखिए कौन से ब्रोकर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली मजबूत है, जो आपको लगता है कि जहां सबसे कम दिक्कतें आती है या दिक्कतें नहीं आती हैं, जहां आपको सुनने को नहीं मिला, प्लीज आप अपने अकाउंट वहां पर खुलवाइए। क्योंकि हर रोज यही खबर हम बार बार चलाएं, इसका कोई मतलब भी नहीं। हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए हम रेज भी कर रहे हैं और मैं रेज करके इसके साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। जब अगर सॉल्यूशन, कई बार क्या होता है, ऑर्डर्स एक साथ आ रहे हैं, आपके सर्वर की उतनी ताकत नहीं है, मार्केट के मूवमेंट बड़े हो रहे हैं, नए मार्जिन सिस्टम आए, उसमें कई बार मार्जिन अपडेट नहीं होते हैं, लोग ट्रेड करना चाहते हैं, मार्जिन अपडेट नहीं हो रहे, ये इतनी सारी दिक्कतें आ रही है जिसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो अब वक्त है इसका सॉल्यूशन लेने का। मैं एक बार बग्गा साहब चूंकि इतना भारी भरकम अनुभव रखते हैं, बग्गा साहब मैं इस पे आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडर्स इन्वेस्टर बड़े परेशान है इस मामले को लेकर। बहुत बहुत सही आपने कहा अनिल जी। और देखिए तो
पिछले हफ्ते ही ये एक आंकड़े निकल के आए और सैटरडे को मैं एक सेमिनार में बोल रहा था जहां एनएससी, बीएससी, मेट्रोपोलिस एक्सचेंज, एमसीएक्स सबके सीईओज थे और हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भारतीय ऑलरेडी हमारे एक्सचेंज तो सबसे बड़े थे डेरिवेटिव नंबर्स में, अब जीरोधा रॉबिनहुड से भी आगे निकल गया है। लगभग 70 लाख उनके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दिन के। अब ये ट्रांजैक्शन मैक्सिमम पहले घंटे में होते हैं और आखिरी घंटे में होते हैं अनिल जी। अब कोई अगर लूज कर गया पहले घंटे में, अगर आप देखिए कि 6 घंटों में आपके 70 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो पहले एक घंटे में एटलीस्ट 15 लाख लोगों के ट्रांजैक्शन जरूर खराब हुए होंगे। और ना सेबी ना एक्सचेंज हमने देखा है कोई कार्रवाई करता है, तो ये जरूरी करना पड़ेगा कि आप देखिए और उस टाइम पे उस घंटे में जब आप डाउन थे इन्वेस्टर की क्या पोजीशन थी, मैक्सिमम उसका क्या प्रॉफिट बन सकता था, उतना कुछ एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि निवेशक को मिले फिर कि आपको ऐसा प्रॉब्लम रही। और ये आपने बहुत सही कहा, निवेशक को भी ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ ब्रोकरेज और ये डिस्काउंट ब्रोकरेज के लिए जाएं या फिर जो और ब्रोकर है जो ज्यादा रिलायबल है उसके पास जाएं। तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर रहता है अनिल जी, और इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि अब सेबी ने भी कह दिया है ईमेल वगैरह वो नहीं लेते हैं। स्कोरिंग सिस्टम जो है उसका स्कोर, उस पे अगर आप ईमेल आप डालेंगे कंप्लेंट तब वो लेंगे। तो मैं और आप जाके अब सेबी को उठाएं भी तो वो सुनेंगे नहीं। तो ये या तो स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा कुछ कार्रवाई या फिर सेबी को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरा क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स को, इनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन। अनिल जी पिछले हफ्ते निकल के आया चाइना का जो सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है ईस्ट ब्रोकर कहते हैं उसको, उसकी जो वैल्यूएशन है क्रेडिट स्विस जो दिग्गज बैंक है स्विट्जरलैंड का उससे ज्यादा हो गई। 21 बिलियन यूरो की वैल्यूएशन मिल गई डिस्काउंट ब्रोकर को। तो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स को भी बहुत इस तरह की वैल्यूएशंस मिल रही हैं। इतना पैसा है तो आप निवेशक जो आपको वैल्यूएशन दिला रहे हैं उन निवेशकों के लिए भी वो पैसा लगाइए, यही हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब ब्रोकर्स बहुत बड़े हों और टेक्नोलॉजी इशू लगातार होते दिखें तो फिर अब गाइडलाइंस होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस ले ब्रोकर और इंश्योरेंस अपने क्लाइंट्स को दे ताकि नुकसान क्लाइंट्स का ना हो। ये एक बढ़िया एक मुद्दा हो सकता है, एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब वाकई में ये वक्त आ गया कि इस पर एक कोई बेहतरीन गाइडलाइंस बने, तरीका बने, सिस्टम बने, प्रोसेस बने, जिसके चलते हुए अगर आप अपना मार्केट पर कॉल गलत है, स्टॉक पर कॉल गलत है, नुकसान करते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई किसी और की गलती से आपका नुकसान हो, टेक्नोलॉजी इश्यूज की वजह से नुकसान हो, ब्रोकर का सिस्टम डाउन हो उसकी वजह से नुकसान हो, तो उसका एक सिस्टम और प्रोसेस बनना बहुत जरूरी है। और इसकी जवाबदेही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ तय होनी ही चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारी बात सही जगह तक पहुंचेगी और इस पर आगे चलते हुए कुछ न कुछ एक्शन जरूर होगा। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। विश्वेश जी तैयार है अपने विशेष शेयर के साथ बिगुल उनके लिए। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी कॉल की बात कर लेता हूं, उसके बाद में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा जीरोधा के इशू के ऊपर। तो पहले तो ट्रेड की बात करते हैं। देखिए अनिल जी, भारतीय एयरटेल काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट दिया था अगेंस्ट द ऑल ट्रेड। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है शॉर्टर टर्म चार्ट में, जिसको डबल बॉटम कहते हैं। तो 417 लेवल के आसपास में बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न बना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल यहाँ से एक बार के लिए वापस 450 की ओर जा सकता है। तो इसके चलते भारतीय एयरटेल में अनिल जी 440 का कॉल ऑप्शन है जो 18 रुपए के आसपास मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न और डेटा इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे 25 रुपए और 28 रुपए ये दो टारगेट होंगे। तो भारतीय एयरटेल का 440 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। और अनिल जी यहाँ पे डेटा के फ्रंट पे अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल के अंदर में 500 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और कहीं ना कहीं आज के दिन में 0.55 का पुट कॉल रेशियो है जो मेरे हिसाब से बहुत ही हैवी
ओवरसोल्ड रीडिंग है, और 450 के कॉल ऑप्शन में 41 लाख शेयर्स राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है अगेंस्ट द मार्केट नीचे जाने पे बहुत सारे लोगों ने हैवियर कॉल राइटिंग की है, और अब अगर शॉर्ट कवरिंग आती है स्टॉक में तो जोर से आएगी। तो अगेंस्ट ऑल ऑट भारतीय एयरटेल का 440 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय होगी। सीएमपी 18 रुपए, 12 रुपए का स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है यहाँ पे 25 से 28 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। ओके, 25 से 28 तक के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में करें खरीदारी 440 के कॉल ऑप्शन में। जी विश्व जी, आप कुछ बात रखना चाहते थे, बताएं। देखिए अनिल जी, डिस्काउंट ब्रोकर का जो ट्रेंड है वो बहुत हैवीली बढ़ गया है, और मैं ऑनलाइन काफी एक्टिव हूँ ट्विटर वगैरह पे। तो देखिए जीरोधा ऑन एन एवरेज डज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे, 7 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे, एंड विच इज मोर देन द बिगेस्ट ब्रोकर जो है यूएस में रॉबिनहुड करके, जिनका 4.5 मिलियन होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है बगा साहब को, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यूएस में जो टेक्नोलॉजिकली काफी रिच कंट्री है और इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वहां पे हो रहे हैं, वहां पे भी इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, और मोर देन ऑफर दे मे क्लेम दैट द लोड दैट वी हैंडल 7 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे इन माय ओपिनियन इज अ वेरी ह्यूज कंपेयर, ऑलमोस्ट अ डबल कंपेयर टू द यूएस। तो अगर यूएस में दे आर एबल टू हैंडल 4.5 मिलियन ट्रांजैक्शन, एंड अगर वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आती है, तो देन इट्स अ टाइम फॉर अस टू पुट अ थॉट के आर दे इवन एबल टू अंडरस्टैंड द 7 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे और नॉट। क्योंकि देखिए मोर देन ऑफन क्या होता है, जिस दिन मार्केट में बड़ा मूवमेंट होता है अपसाइड डाउनसाइड, उसी दिन बहुत हैवियर ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स जाते हैं और सिस्टम बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं सर ये बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो क्या अगर यूएस में जहां पे 4.5 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं रिटेल ब्रोकरेजेस लाइक रॉबिनहुड, यहाँ पे इंडिया में जहां पे 7 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जीरोधा में, इज इट अ टाइम फॉर अस टू स्टार्ट आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट देयर टेक्नोलॉजी एबिलिटीज एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या रियली में इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट कैन अकर? अरे विश्वेश जी, सवाल क्या पूछना है? सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं और लगातार कह भी रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, पहले भी इतने जब भी टेक्नोलॉजी वाले इशू आए, हमने हमेशा ये बात रेज की है कि जिसके यहाँ टेक्निकल इशू है उसकी जवाबदारी तय होनी चाहिए, या सिस्टम होना चाहिए। सिंपल चीज है, आप इंश्योरेंस बना लो ताकि न ब्रोकर पर मुसीबत आए न क्लाइंट पर मुसीबत आए, इंश्योरेंस कंपनी भरे अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई दे रही है। जैन साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में बग्गा साहब के पास आता हूं। जैन साहब जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए अनिल जी, एक चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स, जैसे कि हम लोग हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स, और रिटेल में हम लोग भी अच्छा खासा काम करते हैं और काफी क्लाइंट्स हमने भी बनाए हैं पिछले कितने सालों में, और कई बड़े बड़े ब्रोकर जैसे कि आज एंजल भी लिस्टिंग में हैं। तो ऐसे सब ये लोग ने जो पेडिग्री वाले ब्रोकर्स है, ये लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो ये लोग डिस्काउंट ब्रोकिंग में पहले नहीं आए थे, और अब डिस्काउंट ब्रोकिंग में सारे पुराने लोग भी आ गए हैं। बट चूंकि जिस डिस्काउंट ब्रोकर की बात हो रही है वहां पे इतना बड़ा प्रेशर, क्योंकि उन्होंने प्राइस वॉर एक ट्रिगर किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब सस्ता कोई चीज मिल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यह भी समझना पड़ेगा कि कई बड़े ब्रोकर्स होते हैं, उनके कई सब ब्रोकर्स होते हैं, उनके नीचे आप जाइए, ज्यादा अच्छा आपको ह्यूमन टच मिलेगा, आपको राइट एडवाइजरी मिलेगी। आप वहां जाते हैं, वहां पे आप कई बार घूमते भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिस्काउंट ब्रोकर्स में हुआ है, और मैं कई बार देखता हूं आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे ब्रोकरेज इतनी कर्टेल है, जिस लेवल पे आ गई है, इट इज एक्चुअली माइंड बॉगलिंग, मतलब बहुत ज्यादा गिर रही है। इट इज वेरी वेरी शॉकिंग ऑल्सो फॉर द ब्रोकर्स ऑल्सो टू सर्वाइव। और अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ब्रोकर वाइज क्यों डेवलप की जा रही है। आज इतना बड़ा खर्चा हमने भी लास्ट ईयर बहन किया हमें इस मोबाइल ऐप लाने के लिए, बट मुझे यही लगता है यही एक्सचेंज कर दे, एक्सचेंज ही खुद ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लाए, फ्रंट एंड, बैक एंड, मिड एंड, सारा काम, फिर एक्सचेंज को हम क्या चीज का टीओसी दे रहे हैं। और ये मैं हर सेमिनार में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर एमडीज को ये क्वेश्चन रेज कर चुका हूं। जो बग्गा जी जिस कॉन्फ्रेंस की कल बात कर रहे थे, मैं भी उसका बहुत एक्टिव पार्ट था, और मैं भी हमेशा ये चीज बोलता हूं कि एक्सचेंजेस को अब बहुत एग्रेसिवली इस पे काम करना चाहिए। सेबी तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत सुनती है, ऐसा हमने देखा है। रिटेल इन्वेस्टर एक भी कंप्लेंट करते तो सेबी इज सच अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, दे रियली रिएक्ट ऑन इट वेरी फास्ट। और अनिल जी आपका बहुत सही है कि इस तरीके की गलतियां होती है तो एक्सचेंज की तरफ से होती है तो ब्रोकर्स को बहुत सुनना पड़ता है, ब्रोकर्स की तरफ से होती है तो क्लाइंट्स को झेलना पड़ता है। तो बहुत बड़ा एक इसके ऊपर काम होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के ऊपर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं प्राइसिंग को लेकर भी होना चाहिए कि अननेसेसरली जो प्राइस कट हो रही है और इतना गिर रहा है, आज वही हमारे लेवल का कोई आर्किटेक्ट है, हमारे लेवल का डॉक्टर है, डॉक्टर हाथ लगाने का 500 लेता है, कोई 3000 लेता है। मुझे इतना आश्चर्य लगता है, हम पूरे साल के क्लाइंट से बात कर लेते हो 2 करोड़ 5 करोड़ का अकाउंट है, बट साल के एंड में देखते हैं कि उनकी दलाली आती है कोई 10,000 20,000, क्योंकि वो चर्निंग नहीं करते हैं। एफएनओ वाले अलग टाइप के होते हैं। सो
प्राइसिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है और अननेसेसरी क्राउडेड हो रखा है, कहीं ना कहीं बहुत रीस्ट्रक्चर होनी है इस इंडस्ट्री में। एंड ये मैं दिल से कह रहा हूं अनिल जी, बहुत जैन साहब ऐसा नहीं, जैन साहब देखिए, जैन साहब एक मिनट जैन साहब, अगर आप ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं या अगर आप ब्रोकरेज कम ले रहे हैं, इसका मतलब आपको ये राइट थोड़ी मिल गया कि आपकी साइट चले नहीं चले उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको साइट तो प्रॉपर चलानी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं जमता है, आप नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, जीरो ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, कम ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप है ना रोडवेज की बस में बैठने बोले कि हमारा किराया है ना बहुत लग्जरी बसों से बहुत कम है, तो अगर सीट फटी हुई तो भी आपको बैठना पड़ेगा, अगर कील निकली हुई तो भी आपको बैठना पड़ेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बैठना बैठे। या तो ऐसा कह दे सारे ब्रोकरेज, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सिस्टम बंद होगा तो बंद होगा, चल गया तो आपका नसीब, बंद हो गया तो आपका नसीब। ऐसा थोड़ी, कोई लापरवाही थोड़ी चलेगी। ये अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सीरियसली करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है जो इतना लोड हैंडल कर सके तो बंद कर दीजिए, जब आपके पास सिस्टम चुस्त दुरुस्त हो जाए तब लीजिएगा। ये चीजें तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि हम ब्रोकरेज कम ले रहे हैं इसलिए हम सर्विस देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। बग्गा साहब क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। और देखिए विश्वेश जो कह रहे थे अनिल जी, अब थर्सडे को पूरा जापानी मार्केट बैठ गया, उनका हार्डवेयर इशू था तो पूरा मार्केट ही बंद हो गया, एक्सचेंज ही बंद हो गया। तो और वो भी देखिए जापान इतना सक्षम है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी फेलियर कभी भी हो सकता है। बट जो विश्वेश ने कहा कि जिस दिन वॉलिटिलिटी हाई होती है, अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब ब्रोकर्स प्रॉप किताबें चलाते हैं। आप रॉबिनहुड देखिए तो क्योंकि मिली सेकेंड्स में होता है एल्गो का काम अनिल जी, तो आजकल क्या होता है कि जैसे 10 लाख लोगों ने इकट्ठा डाला ऑर्डर, वो ऑर्डर पहले किसी हेज फंड को बेच दिया जाता है कि इतनी पोजीशंस बन रही हैं, इनका स्टॉप लॉस इतने पे है, और वो फिर लेते हैं। तो सिटाडेल सिक्योरिटीज करके एक हेज फंड है, उसके प्रॉफिट अभी पिछले 6 महीने में डबल हो गए। उनका क्या काम है, वो रॉबिनहुड से सारा पोजीशंस खरीदते हैं। तो जब आप डालते हैं अपना पोजीशन, वो मिली सेकेंड्स में 1/100th ऑफ अ सेकेंड में हेज फंड के पास जाता है, जहां कंप्यूटर देखते हैं कैसे इसका फ्रंट रनिंग किया जाए, और फिर वो ऑर्डर जाता है आपके एक्सचेंज में, फिर घूम फिर के मैच करके वापस आता है आप तक। आपको लगता है 1-2 सेकंड में काम हो गया, उस 1-2 सेकंड में हेज फंड बहुत पैसा बना रहे हैं ये डिस्काउंट ब्रोकरेजेस से आपके ऑर्डर्स खरीद के। अब ये भारत में भी होता है, मुझे पता नहीं अगर होता है तो, बट प्रॉप बुक सबकी चलती है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सबकी होती है, और कोई चाइनीज वॉल नहीं है। तो उनको पता आज जैन साहब की इतनी पोजीशन है, विश्वेश की इतनी पोजीशन है, आज जी बिजनेस पे ये स्टॉक बोला गया, और उसमें वो एल्गोस बहुत तेजी से चलते हैं। तो क्या इसमें कोई कनेक्शन है कि जिस दिन वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, आज जिस तरह से मार्केट मूव हुआ, नहीं तो रुझान ये थे फ्राइडे को कि भाई पोजीशन काट के जाइए थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे हमारी छुट्टी थी। आज वॉलेटिलिटी बढ़ा और फिर सिस्टम बैठ गया, तो ये थोड़े सवाल उठाता है अनिल जी। आई होप सभी इसको इनको खुद ही लेना चाहिए, सुमोटो जो कहते हैं, जैसे कोर्ट खुद ले लेते हैं बहुत जब हाहाकार मचता है, तो सभी को देखना चाहिए और एक्सचेंजेस को जरूर देखना चाहिए। जी अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल सर, एक चीज ये देखिए, हम तो ये मैटर हमेशा उठाएंगे, पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे, और जब तक कि इसका एक परमानेंट कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। लेकिन तब तक मैं एक चीज जो है ना लोगों से भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप एक बात समझिए, मैंने पहले पॉइंट यही रखा है कि अगर आप सस्ती ब्रोकरेज दे रहे हैं, जीरो ब्रोकरेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपको राइट नहीं मिल जाता कि सिस्टम चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, वैसा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एडवाइजरी तो चाहिए संदीप जैन साहब वाली, सुमित बगड़िया जी वाली, राजेश पालविया जी वाली, जय ठक्कर वाली, आशु मदान साहब वाली, लेकिन ब्रोकरेज चाहिए आपको जीरोधा। तो मतलब आप अगर क्वालिटी चाहते हैं तो क्वालिटी के साथ आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो अब आपके लिए भी ये आई ओपनर है, रोज रोज अगर इस तरह से नुकसान करेंगे, ब्रोकरेज तो आप बचाते हैं कुछ पैसे और नुकसान करते हैं रुपयों में, तो अब आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको किन ब्रोकर्स के पास अकाउंट रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रोकर के यहाँ लगातार प्रॉब्लम हो रही है, रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है और हमेशा ये दिक्कत आ रही है, तो प्लीज इसको रिव्यू करिए कि कौन सही ब्रोकर हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम अगर ब्रोकर्स के साथ है तो प्रॉब्लम इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के साथ भी है। कम से कम ब्रोकरेज देना है
अच्छी से अच्छी एडवाइजरी भी चाहिए और दोनों का मिक्स मिलता नहीं है और फिर ये इश्यू आते हैं। तो आप भी सोचिए, अल्टीमेटली जब तक सॉल्यूशन हो, गाइडलाइन बने, उसमें कितना समय लगेगा, बनेगी नहीं बनेगी वो भी नहीं पता, तब तक आपको भी ये सोचना है कि आपको अकाउंट कहां रखना है, किस तरह का रखना है। क्या आपको छोटी मोटी ब्रोकरेज के लिए इस तरह के नुकसान झेलना पसंद है, या आपको लगता है नहीं ठीक है जो चल रहा है। तो आप भी सोचिए, हर चीज का सोल्यूशन हम दूसरी तरफ ही न दें। वहां तो जो होना है होना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल ठीक है, हम पहले वो बात रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके लिए भी ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी सोचिए कि क्या आपको वाकई में टॉप क्लास एडवाइजरी चाहिए और एकदम लोएस्ट ब्रोकरेज चाहिए। दोनों एक साथ नहीं आ सकती। आपको टॉप क्लास एडवाइजरी चाहिए तो लोएस्ट ब्रोकरेज नहीं मिलेगी, ब्रोकरेज अच्छी मिलेगी तो शायद आपको एडवाइजरी थोड़ी बेहतर मिले। दोनों का समन्वय बनाना आपके लिए भी जरूरी। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में 2 स्टॉक शॉर्ट टर्म वाले बाकी रह गए। पहले राजेश जी से लेते हैं उनका शॉर्ट टर्म पिक। राजेश जी बताइए। अनिल जी, शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक बाय करना है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक इसके सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर। और जिस तरीके का इसका कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में हमने देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल 561 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 561 से लेके 555 ये रेंज में बाय करें, 540 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 620 तक के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। तो ग्राइंडवेल नॉर्टन बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, ग्राइंडवेल नॉर्टन ये है वो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक जो मेरे ख्याल से आपके साथी अभी जो सेठी साहब है उन्होंने भी थोड़े समय पहले शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर रिकमेंड भी किया था। सेठी साहब इस पर भी राय दें और साथ ही आप अपनी शॉर्ट टर्म पिक भी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, आपकी याददाश्त बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने इस स्टॉक को थर्सडे को ही मेरी शॉर्ट टर्म पिक के रूप में दिया था। एक जबरदस्त कंपनी है और मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए भी, और इवन किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो वहां पे भी इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। जहां तक मेरा आज का शॉर्ट टर्म पिक का सवाल है, मेरा स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। ये कंपनी कैसीनो के बिजनेस में है जो कि गोवा में, फिर सिक्किम गैंगटॉक में है और दमन वाला साइड शुरू नहीं हुआ। बट एक अच्छी कंपनी है जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, स्टॉक का प्राइस अभी 113-14 का भाव है, ये लॉकडाउन के पीरियड में इनका बिजनेस काफी सफर हुआ। बट जैसे जैसे हम ये अनलॉक 5 में आ गए हैं और नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है सही समय है इस स्टॉक को लेने का। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और ड्यूरिंग लॉकडाउन या आने वाले दिनों में भी इनका जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है जैसे अड्डा 52 काफी अच्छा कर रहा है। एक हाई मार्जिन बिजनेस है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 34% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 10-11% का है, एक जीरो डेट कंपनी है और बाजार के मार्की इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुंझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी इसमें इन्वेस्टेड है। मैं इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 130 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 110 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। और जाने से पहले है ना, कभी कभी है ना ऐसे आज मैं थोड़ा ट्विटर पे एक्टिव ज्यादा हो गया तो ये सारी चीजें कवर कर ली। कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाता, लेकिन जाने से पहले हमारे सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको बताना चाहूँ। कभी कभी ऐसे ऐसे सुझाव और मैसेज आते हैं कि सुन के मजा आ जाता है। हमारे एक दर्शक है राम पालवे साहब, राम पालवे, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, मुझे ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि क्यों जी बिजनेस से अपनी ब्रोकरेजेस शुरू कर दे। तो भाई साहब ये काम जो कर रहे हैं वो मैं ईमानदारी से एक चीज और बोलना चाहता हूं। भले ही मैं आज ब्रोकर्स के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला हूं, स्पेशली जहां टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ब्रोकर्स का काम भी आसान नहीं है। धीरे धीरे ये ना वो शेयरों की तरह लुप्त वाली प्रजाति होती जा रही है। अब गिनती के ही बचेंगे, मतलब 50, 60, 75 बस। तो ये भी जिंदा रहें बहुत जरूरी है। ब्रोकरेजेस का जिंदा रहना जरूरी है, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाएंगे, कैसे पैसे बनाएंगे, तो ये भी अपनी जगह बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो काम ब्रोकर कर रहे हैं वो भी काम कोई आसान नहीं है। उनके लिए उनको मेरा सैल्यूट है। इतनी मेहनत के साथ रोज है ना एक्सचेंजेस के, सेबी के रोज के ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, 1000 तरह की कंप्लायंस। कोई क्लाइंट ने 1-2 सौदे गलत कर दिए, इधर से उधर मैच कर दिए तो लव लेटर इतने बड़े बड़े लंबे लंबे आते हैं, जिनका जवाब देने के लिए उन्होंने बड़े बड़े टाई वाले एग्जीक्यूटिव रखे हुए हैं जिनको मस्त मोटा मोटा पैसा मिलता है। आसान काम नहीं है, काजल की कोठरी है, बिना दाग निकलने बहुत मुश्किल काम है। तो ब्रोकर्स को भी मेरा सलाम है, सैल्यूट है। फ्रेंचाइजीज जो सब काम कर रहे हैं उनका भी बहुत मेहनत का काम है। पॉइंट सिंपल ये कि हम एक ऐसी जगह बनाए, एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए देश में जहां पर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जिसकी गलती है वो भुगते और जो सही कर रहा है
उसे कहीं कोई तकलीफ ना हो। और जो आदमी एफर्ट कर रहा है कैपिटल मार्केट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे वो ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, कोई एक क्लाइंट उनका डीलर हो, उनके लिए भी उतना ही सम्मान रखें। अगर वो कमाने के लिए कर रहा है बिजनेस तो आप भी कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लाइफ में बैलेंस रहेगा तो सब खुश रहेंगे, और जी बिजनेस तो हम है इसलिए कि आप हम सब एक साथ खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को। तो ये चीज है जिस पर एक अचानक से किसी का ट्वीट आया तो मैंने कहा वो भी बात रख लूं। ब्रोकर उतने बुरे भी नहीं जितने आप सोचते हैं कि बुरे हैं। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, अच्छे भी हैं। थोड़ा थोड़ा ना वो लाइफ में आप बैलेंस बना के चलिए, ज्यादा बढ़िया। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है, शो खत्म करने का समय है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन, जैसा कि हम हर रोज करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक साथ करेंगे। जय हिंद।